यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही हो एग्जाम के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन दैट इज अबाउट एग्रीगेट ऑफ इनकम, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब यहां पर जो टॉपिक है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, इसमें से कुछ टॉपिक एज पर योर आईसीआई मॉड्यूल इज कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1, जिसको मैंने यहां पर कवर किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो सेक्शन 66 टॉक्स अबाउट टोटल इनकम। क्या बोलता है ये? In computing a total income of an assessee, there shall be included all the income on which no income tax is payable under chapter 7। मतलब अपना जो एओपी बीवाई वाला मैटर है वो। अब इसमें क्या होता है कि एओपी की जो इनकम होती है वो मेंबर्स के हाथ में कुछ हद तक एग्जेम्प्ट होती है और कुछ किस में उस पर मिलता है उसको रिबेट। ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे एओपी के अंदर। तो यहां पर हम लोग सारी इनकम को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद उसको कंप्यूटेशन में कंसीडर करेंगे। देन नेक्स्ट आता है 67A, जो एओपी का डिस्कशन है, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग उसमें कवर अप करेंगे। अब नेक्स्ट इज सेक्शन 68, इट इज कॉल्ड अनएक्सपेंड कैश क्रेडिट। अब ये पूरा हिस्सा जो है वो एज पर मॉड्यूल ये आपको चैप्टर 1 के अंदर मिलेगा। नाउ व्हाट इज अनएक्सपेंड कैश क्रेडिट? इसका मतलब क्या होता है? लुक व्हाट इट सेज, wherein sum is found credited, it can be income, loan, borrowing, any amount। मतलब आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट हुई है बस, वो चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ assessee and assessee offers no explanation about the nature and source। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा गया कि ये पैसा कहां से आया, आप ऐसे चुपचाप खड़े हो एकदम, बोला किस बात का पैसा है ये, सोर्स बताइए हमको, कहां से है वो बताइए। आप एकदम चुपचाप हो, किस टाइप का पैसा, कहां से है, बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन है, क्या है? आप नेचर भी बताना नहीं चाहते उसको, एकदम चुपचाप। ना आपने नेचर या सोर्स बताया, या फिर आपने जो बोला वो उसको समझ में नहीं आया। मतलब कहना क्या चाहता हूं यहां पर कि असेसिंग ऑफिसर को वो चीज सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो। लुक, असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड is not satisfactory in the opinion of assessing officer। उस केस में क्या होगा? In such case, sum so credited may be charged as income of the assessee of that previous year। मतलब वो अमाउंट आपका पूरा का पूरा इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बोला यहां पर कि फर्दर एनी एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय, चलो यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया भी है, किसने दिया है? क्लोजली हेल्ड कंपनी, मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। किस बात पर दिया है उसने एक्सप्लेनेशन? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम क्रेडिटेड एज शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और सच अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपने कुछ अमाउंट क्रिएट करी है और आपने उसको बोला ये शेयर कैपिटल है, या फिर आपने बोला शेयर प्रीमियम है, या फिर आपने बोला शेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, ऐसे आपने पैसा यहां पर क्या किया है, उसको क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, in the accounts of such company shall be deemed to be not satisfactory। उसको हम लोग मान ही लगे कि सेटिस्फैक्टरी नहीं है आपका आंसर। कब? अनलेस पर्सन बीइंग रेसिडेंट, एक रेसिडेंट पर्सन को बुलाएंगे, क्या करेगा वो? whose name such credit is recorded। मतलब आपने क्या बोला है कि भाई मुझे मिस्टर XYZ के पास से ये पैसा मिला है और उसने शेयर एप्लीकेशन करी है और उसका पैसा मुझे मिला है, तो आप उसको, उस बंदे को यहां पे पकड़ के लाना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसे यहां पर लाना पड़ेगा, मिस्टर XYZ को। क्या आप रेसिडेंट हो? चलिए मेरे साथ, आपके नाम पर जो हमने यहां पर एंट्री करी है अपने अकाउंट्स में, उसके बारे में आपको गवाही देनी है। सो यहां पर क्या बोला है? द पर्सन बीइंग रेसिडेंट इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सच कंपनी ऑल्सो एक्सप्लेन, उसको खुद आके बताना पड़ेगा। ऑल्सो एक्सप्लेन्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर कि देख भाई ये जो पैसा है ना, ये मैंने शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम पर दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि कुछ जो कंपनियां होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, वो क्या करती है कि मानो 20 रुपए का शेयर है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट से प्रीमियम पे इश्यू कर दिया और पैसा उसने कलेक्ट कर लिया। या फिर कई बार शेयर एप्लीकेशन मनी उसके नाम पर रखा हुआ है, पैसा अलॉटमेंट करना अभी तक बाकी है। ठीक है, तो यहां पर, या फिर शेयर कैपिटल में पैसा क्रेडिट किया है आपने, तो यहां पर भी असेसिंग ऑफिसर ने बोला है कि भाई आपको उस बंदे को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आपने ये शेयर इश्यू करने हैं
या फिर जिसके पास से आपको ये एप्लीकेशन मनी मिला हुआ है, मतलब आपको जिसने पैसा दिया उसको भी बुला कर लाओ। अब होता क्या कि उसको भी पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास जो ये पैसा है ये कहां से आया, उसका नेचर एंड सोर्स सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। अगर उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर लगा तभी कंपनी की बात मानी जाएगी। मतलब खाली कंपनी ने बोल दिया कि यार शेयर कैपिटल का पैसा है, ये XYZ से आया है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उस बंदे को भी आपको साथ में लाना पड़ेगा। मीन्स यू हैव टू प्रूव ऑल द चेन कि पैसा कहां से आया है ये, ठीक है। एक्सेप्शंस क्या बोलता है इसका, द डीमिंग प्रोविजन वुड नॉट अप्लाई। ये जो ऊपर हमने पढ़ा ना अभी डीमिंग प्रोविजंस, ये वाला वुड नॉट अप्लाई इफ द पर्सन इन हुज नेम सच सम इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज अ वेंचर कैपिटल फंड या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी है। तो उस केस में हम लोग उसको वहां पर नहीं बुलाएंगे गवाही देने के लिए, ठीक है। तो ऐसा सिनारियो सेक्शन 68 का है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लुक, सबसे पहला है आपके डिपॉजिट है आपके अकाउंट में पैसा, सिंपल है। देखो आपके बैंक अकाउंट में एंट्री आई है, 10 लाख डिपॉजिट हुआ है, आपको पूछा गया पैसा किस बात का है, आपके पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है। किस बात का पैसा है वो नहीं पता है, कहां से है वो भी नहीं पता है, नेचर एंड सोर्स दोनों चीज में सब कुछ भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, ये सीधा सीधा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल टू मिस्टर एक्स, ये कैसा होता है, देखो कि आपने क्या किया कि 2 लाख रुपए की एंट्री करी है, 5 लाख रुपए की एंट्री करी है। एंट्री में क्या करा आपने, सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया है, ओके, और मिस्टर एक्स के नाम पे आपने उस एंट्री को बुक किया हुआ है, ठीक है। मतलब आपने अपनी इनकम यहां पर बढ़ाई है, क्रेडिट सेल्स की आपने एंट्री करी है। अब स्क्रूटिनी के टाइम मिस्टर जो असेसिंग ऑफिसर होगा उसने मिस्टर एक्स को भेजा कि भाई आप इस बात को कंफर्म करते हो क्या आपने इससे परचेज किया हुआ है, क्योंकि मिस्टर एक्स अभी भी आपकी डेटर की लिस्ट में है। मिस्टर एक्स ने वहां से मना कर दिया कि भाई मैं कंफर्मेशन देने से मना करता हूं, मैंने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, तो यहां पर आप फंस गए। अब भले आपने इनकम अपनी ज्यादा दिखाई है, सेल्स ज्यादा दिखाए, 5 लाख रुपए ज्यादा दिखाए, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड रहा है, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट एंट्री है आपकी, ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इस पर कंसिक्वेंसेस क्या होता है वो हम आगे समझते हैं अभी, फाइन। तो ये है सेक्शन 68 केस क्रेडिट। फिर बात आती है 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, राइट, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, आपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट नेचर एंड सोर्स। देखो हर जगह सेम रहेगा ये, नेचर एंड सोर्स। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। आपने जो बोला वो समझ में नहीं आया उसको, मतलब वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया उसको कि भाई हाँ भाई बराबर तुम बोल रहे हो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज टैक्स्ड एज डीम्ड इनकम ऑफ द असेसी इन सच फाइनेंशियल ईयर। जैसे मान लो कि आपके घर पे रेड पड़ी, ओके, और आपके घर से एक प्रॉपर्टी के कागजात मिले, आपको पूछा कि प्रॉपर्टी आपकी है, बोला नाम से तो आपकी है ऑब्वियसली, तो ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कहां से आया, अकाउंट में तो दिखता ना आपका ये, तो इसका पैसा कहां से आया, ठीक है। तो आपका कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जिसमें आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, अनएक्सप्लेन्ड है, तो वो भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो 69 बोल रहा है कि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अब उसके जैसा कनेक्टिंग है जो है 69B, ठीक है। यहां पर देखो आपको बोला अगर आपने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया तो हम आपकी इनकम ऐड कर देंगे, ठीक है। आपने क्या किया, अधूरा अधूरा रिकॉर्ड किया, मतलब आपने कोई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने अकाउंट्स में 1.5 करोड़ रिकॉर्ड किया है, 50 लाख की एंट्री नहीं है, और प्रॉपर्टी का वैल्यू 2 करोड़ है, तो बाकी का 50 लाख कहां से आया फिर, ओके। आपने इसको फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया है, ओके। पहले केस में क्या था, आपने अकाउंट अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं किया है। 69 बोल रहा है आपने अमाउंट रिकॉर्ड किया ही नहीं है। 69B बोल रहा है कि आपने यहां पर इसको फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डिस्क्लोज तो किया लेकिन पूरा अमाउंट नहीं आया है, फाइन। लुक, is found to be the owner of any bullion, jewelry or valuable article, and AO finds the amount spent on making such investments or acquiring such articles exceeds the amount recorded in the books of account maintained by the assessee. अकाउंट्स में आपने 1.5 करोड़ लिखा था और डॉक्यूमेंटेशन से पता चला ये तो 2 करोड़ की थी, तो बाकी के 50 लाख कहां गए, ठीक है, उसके बारे में आपको दिखाना पड़ेगा। फिर इधर he offers no explanation for the difference
और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी, सच एक्सेस, अब एक्स्ट्रा अमाउंट जो बचा 50 लाख वही है, डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द असेसी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। समझे? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 69A अनएक्सप्लेन्ड मनी, अभी जो हम नीचे पढ़ के आए हैं वो अधूरा अधूरा रिकॉर्ड हुआ था वो, वैसे इधर अनएक्सप्लेन्ड मनी। लुक, assessee is found to be the owner of money, bullion, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स। मान लो रेड हुआ और ऐसे वो छत से पैसे गिरे, ठीक है, करोड़ों रुपए आपके छत से गिरे। सो ये जो पैसों की बारिश हुई आपकी छत से, राइट, वो करोड़ों रुपए जो आपके मिले वहां से, अकाउंट्स में तो कोई एंट्री है ना। ज्वेलरी मिली आपके घर से, उसकी कोई अकाउंट में एंट्री नहीं है। फाइन, तो ये जितना भी पैसा आपको मिलता है विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और आपको पूछा गया कहां से आया, तो आपने बताया ऊपर से गिरा अभी, ठीक है, सोर्स ये रहा छत से आया, नेचर कहां से आया, किस बात का पैसा है, नो आंसर, राइट। तो आपने जो ऑफर किया एक्सप्लेनेशन विच इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, अगेन इन सच केस व्हाट हैपेंस दैट जितना भी पैसा आपका है उसका जो वैल्यू वगैरह है वो सब कुछ आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट, मेयर पोजेशन इज नॉट इनफ। आपने ऐसा प्रूव कर दिया भले मेरे घर से मिला है, पैसा मेरा नहीं है, या फिर ज्वेलरी जो मिली है वो मेरी नहीं है, बिल किसी और के नाम का है, तो आप उसके नाम पे बिल फाड़ सकते हो आराम से, ठीक है। ओनरशिप जरूरी है, पोजेशन यहां पर सफिशिएंट नहीं है। खाली आपके घर से मिला मतलब आपका हो गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। फिर आपको उस बंदे का नाम देना पड़ेगा जिसका ये प्रॉपर्टी वगैरह आपने अपने पास रखा हुआ है उसका, ठीक है। फिर असेसिंग ऑफिसर उसको पकड़ेगा और उसके नाम पे बिल फाड़ेगा फिर, ठीक है। चलिए आगे, 69 हो गया, 69A B, नाउ C अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। मान लो कि आप मस्त घूमने गए हो, वर्ल्ड टूर पे निकले हो आप, दुबई घूम के आ गए, अमेरिका घूम के आ गए, ठीक है, फिर बैंकॉक घूम के आ गए, अलग अलग जगह आप मस्त घूम रहे हो, फिर अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हो और इंस्टाग्राम उसको लाइक, इनकम टैक्स उसको लाइक करता है कि वाओ अमेजिंग। जब वो वापस आते हो आपको पूछा जाता है कि आप जो कम से कम ये 8-10 लाख का खर्चा करके आए हो, ये खर्चा आपने कहां से किया, व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट इज द सोर्स, अगेन राइट, सोर्स, पैसा कहां से आया आपके पास। आपका आईटीआर तो 2.5 लाख बोल रहा है, आप 10-10 लाख के खर्चे करते हो। हमको भी बताओ, हमें भी ऐसे खर्चे करने हैं कि अगर 2.5 लाख की इनकम है तो 8 लाख के खर्चे कैसे किए जाए, इस तरह से वर्ल्ड टूर कैसे की जाए, ठीक है। ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ दिस वर्ल्ड टूर, अदरवाइज ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर है, ओके, associates incurred any expenditure and offers no explanation about the source of such expenditure, or the explanation offered is not satisfactory, or we can say unsatisfactory, then such unexplained expenditure as the income of assessee, आपकी इनकम ऐड हो जाएगा वो, okay, or is deemed to be the income of the assessee and shall not be allowed as deduction under any head of income। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन में भी कई बार देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो आपने कोई एम्प्लॉय को सैलरी दी है 5 लाख रुपए की और आपने उसको क्रेडिट नहीं किया है, आपने उसको अकाउंट्स में एंट्री नहीं करी है। अब सर्च में ये पता चला कि आपने 5 लाख का जो सैलरी दिया है वो, अब देखो यहां पर 2 व्यू पॉसिबल है। एक तो ये जेन्युइन ओमिशन है कि आप भूल गए हो, भाई ये देखो मेरा अकाउंट का स्टेटमेंट है, बैंक से मैंने पेमेंट किया है, मैं यहां पर रिकंसिलिएशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, इट इज ए जेन्युइन ओमिशन। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो प्रूव कर गया, सेटिस्फैक्टरी हो गया, आपने स्टेटमेंट दिखाया उसको बकायदा कि देखो भाई स्टेटमेंट में एंट्री है, मैं खाली एंट्री करना भूल गया था, फाइन। या फिर दूसरा व्यू क्या बन सकता है कि ये जो आपने पैसा दिया होगा ऑब्वियसली कहां से आया होगा, फिर तो अनअकाउंटेड मनी, ब्लैक मनी से पैसा आया होगा, 5 लाख की जो आपने सैलरी दी है वो, ठीक है। तो फिर वो एक्सप्लेनेशन अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता है, आपने जो वहां पर बताया है सोर्स, अगर ये सोर्स सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता है, इस केस में क्या होगा कि वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसके बारे में आपके पास प्रूफ नहीं है या फिर सोर्स नहीं है पैसे का, तो उस केस में वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। डन। नाउ नेक्स्ट 69D अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। अब उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं सीधा, सो दैट यू कैन इजीली गेट, लुक एक्सपेंडिचर का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसकी खाली मैं बात कर लूं। यहां पर आपने शादी में खर्चा किया 50 लाख रुपए का, ठीक है, आपको पूछा गया कि ये कहां से आया,
भारत में भी आए थे खाना खाना आपके, और सब कुछ देख के गए वो लोग कि भारी खर्चा कर दिया भाई। ओके, और उस टाइम तो क्या हम भी जरा फॉर्म में होते हैं ना भाई, खर्चा कर दिया 10-20 लाख, अरे 10-20 लाख का खर्चा किसको बोलते हैं, 50 लाख का खर्चा किया है, वो सुने आपकी बात, ठीक है, पूछा आपको फिर कहां से आए पैसे, और आपके पास कोई आंसर नहीं है। वेडिंग एक्सपेंस, फॉरेन ट्रैवलिंग अगर आपने कर दी है, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय जो मैंने आपको बताया था 5 लाख रुपए का, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रह गया है। अब यहाँ पर दो व्यू पॉसिबल है, जेन्युइन ओमिशन है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट है उसमें एंट्री है ये वो सब। अगर वो अनअकाउंटेड मनी से दिया गया है तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, राइट। तो आप भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए तो यू कैन टेक टू व्यू में से कोई भी आप व्यू ले सकते हो, इसको आप पूरा का पूरा इनकम में ऐड कर सकते हो, या फिर एक नोट नीचे लिख सकते हो कि इट्स ए जेन्युइन ओमिशन, तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। जो भी आप एग्जाम में लिखो उसकी ट्रीटमेंट आपको देना जरूरी। उसके बाद जो हुंडी ट्रांजेक्शन की बात हुई थी, वो हुंडी मतलब क्या है, नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आपने लोन लिया, लोन दिया बराबर, लेकिन वो बैंक से नहीं है, उसकी बात है वो, ठीक है। लुक, मिस्टर एक्स बोरोड ₹15 lakhs इन कैश, कैश मनी किया है, कैश बोरो किया है, ठीक है। 50 लाख इन कैश फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से उसने 15 लाख कैश लिया है। तो अगर आपने नॉन बैंकिंग रूट, कैश या बैरर चेक, ऐसे अगर आपने पैसे बोरो किए हैं तो वो आपकी इनकम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बोरिंग ऑफ ₹15 lakhs विल बी एडेड टू द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। इन अबव केस मान लो उसने 15 लाख रुपए रीपे किए वापस, 15 लाख केस में लिया, तो जैसे लिया वो उसकी इनकम में क्या हो गया, ऐड हो गया इधर एट द टाइम ऑफ बोरोइंग। और उसने वापस 15 लाख कैश में ही रिपे कर दिया है। तो यहां पर देखो दोनों जगह पर कंसिक्वेंसेस तो है, अगर आपने केस में लोन लिया तो भी टैक्सेबल हो जाता है और रीपे किया तो भी टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर एक बार बोरोइंग के टाइम अगर वो इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो रीपेमेंट के टाइम वापस उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो देखो यहां पर कि बोरोइंग के टाइम ये रहा अमाउंट बोरोड, तब आपको इनकम में 15 लाख ऐड कर दिया है। अब वापस उसने सेम पैसा रीपे किया है तो ये वापस यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। रीजन, बिकॉज इट वॉज इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ बोरोइंग, तो उस केस में वापस आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। डन। दूसरा केस देखते हैं, मिस्टर ए बोरोड 20 lakhs बाय चेक फ्रॉम मिस्टर बी, चेक से पैसा लिया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एडिशन नहीं होगा। एंड रीपे 20 lakhs इन केस, रीपेमेंट रोकड़ा कर दिया, और उसमें 1 लाख क्या था, इंटरेस्ट था, ये नहीं करना था, चेक से लिया, चेक से वापस देना था। ओके, तो वैसा भी है, इंटरेस्ट ऑफ ₹1 लाख, तो 1 लाख इंटरेस्ट भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, रीपेमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। सो रीपेमेंट ऑफ 20 lakhs विल बी एडेड टू इनकम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। लुक 69D, what it says, where any amount is borrowed on a hundi is repaid other than through account पे चेक ड्रॉन ऑन बैंक, मतलब यहां पर आप समझ लेना नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, एनईएफटी वगैरह सब कुछ चलेगा। अमाउंट्स ऑफ बोरोड और रीपेड shall be deemed to be the income, बोरोइंग भी गुना है और रीपेमेंट भी गुना है। The person borrowing or repaying for the previous year in which amount was borrowed or repaid as the case may be, however any amount borrowed on hundi has been deemed to be the income of any person, he will not be again liable to be assessed in respect of such amount on repayment of such amount. The amount repaid shall include interest paid on amount borrowed। कहना क्या चाहता है यहां पर, सिंपल, सिंपली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं यहां पर कि एक बार बोरोइंग के टाइम अगर आपकी इनकम में ऐड हो चुका है तो रीपेमेंट के टाइम वो वापस आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा। क्लियर, पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग कि कंसीक्वेंसेस क्या होंगे। चलो आपको ऊपर बोला था कि आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, कर दो, जाओ जो होता है वो कर लो। क्या कर लेंगे, देखो क्या कर सकते हैं वो लोग। लुक, द अनएक्सप्लेन मनी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, ऊपर हमने जितना भी पढ़ा वो सब कुछ वो आपकी इनकम में ऐड होगा, और ऐड होगा तो टैक्सेबल होगा 115BBE के अंदर, ठीक है। कितना परसेंट, 60% आपको टैक्स लगेगा, और 60% का 25% सरचार्ज, और जो टोटल अमाउंट आए ना उसका 4% दैट बिकम्स
4%, तो टोटल है आपका इफेक्टिवली 78%। सर कैसे हुआ? 60% आपका टैक्स आया, सरचार्ज उस पर 25%, तो 25% हुआ 25% ऑफ 60, सो दैट कम्स टू 15, टोटल हुआ 75, और उस पर लगाओ HEC 4% ऑफ 75, सो दैट कम्स टू 3, तो 78, इतना रेट लगेगा। इसके सामने आपको कोई खर्चा अलाउड नहीं होगा, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, कोई बेसिक एक्सपेंस लिमिट कुछ नहीं मिलेगा। डन, बैंड बजी बस आपकी सीधी, और ना ही कोई सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बेनिफिट आपको मिलेंगे, कुछ नहीं। आराम करो, भरो पैसा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेनल्टी अलग से, हाँ उसका तो मतलब समझ लो आपका जो डिस्क्लोज होगा वो सब कुछ गया, 100% जाएगा, उससे भी ज्यादा जा सकता है कई बार तो। फाइन, चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हम लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब देखो यहां पर दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है इंट्राहेड, एक होता है इंट्राहेड, जिसको हम बोलते हैं इंटर सोर्स। दूसरा होता है इंटर हेड। इंट्रा हेड मतलब हुआ विद इन अ हेड या फिर विद इन अ सोर्स। जैसे मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरी हाउस प्रॉपर्टी के सामने, बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के सामने, कैपिटल गेन दूसरे कैपिटल गेन के सामने, ये हो गया इंट्रा हेड। और दूसरा हुआ इंटर हेड, मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ करते हैं। वैसे जैसे आपको बिजनेस का लॉस है और आपने उसको कैपिटल गेन के सामने सेट ऑफ किया, वैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपने सैलरी के सामने सेट ऑफ किया, वैसे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंटर हेड। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो बिजनेस में लॉस है 3 लाख का, और आपको दूसरी कोई भी सोर्स है, जैसे फॉर एग्जाम्पल IFHP, उसमें आपको प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है, उसमें आपको प्रॉफिट है फॉर एग्जाम्पल 2 लाख का। IFOS में इनकम है आपको फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की, और कैपिटल गेन आपका है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का। कुल मिला के आपकी इनकम होती है 4 लाख रुपए, ठीक है, इनकम, और सामने लॉस है 3 लाख का। अब आपने सोचा कि अगर मैं इस लॉस को सेट ऑफ नहीं करता हूं इस इनकम के सामने, तो भी मेरे को रिबेट वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद कोई भी टैक्स भरने को नहीं आएगा। तो फिर काम करते हैं, इस लॉस को इस साल सेट ऑफ ना करते हुए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, अगले साल इसको सेट ऑफ करेंगे। इनकम टैक्स बोलता है नहीं, अगर तुम्हारा करंट ईयर का लॉस है और करंट ईयर में आपके पास अगर एलिजिबल प्रॉफिट्स है जो है एडिक्वेट, सफिशिएंट आपके पास प्रॉफिट है, तो आपको लॉस सेट ऑफ करना कंपलसरी है। मतलब इस साल में आप लोग 4 लाख इनकम ऑफर नहीं करोगे, 4 lakhs माइनस 3 lakhs आपका सेट ऑफ हो जाएगा, और आपको 1 लाख का यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम ऑफर करना पड़ेगा, और अगले साल आपकी जो भी इनकम हो वो उस हिसाब से होगा। आप इसको अननेसेसरी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक आपके पास प्रॉफिट होता है तब तक, राइट। इतना समझ में आया? अब इसको आप कहानी को आगे बढ़ाते हम लोग यहां पर। ऐसे देखो, सेट ऑफ मींस एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस against the profit of another source or head in the same assessment year। अगर सेट ऑफ नहीं होता है तो फिर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। द लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ द एलिजिबल प्रॉफिट्स। मैंने क्या बोला यहां पर, इनएडिक्वेसी ऑफ द एलिजिबल प्रॉफिट्स। अगर आपके पास प्रॉफिट्स है तो आपको उसको सेट ऑफ करना कंपलसरी है। सच लॉसेस आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। It is mandatory to set off losses if the eligible profits are available. Simple. चलिए
अब यहां पर मैंने क्या किया है कि मैंने सब कुछ एक टेबल के अंदर समराइज कर दिया है। कौन सा लॉस सेट ऑफ होगा, कौन सा कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा तो अगले साल जो कैरी फॉरवर्ड होगा उसमें किस हेड के सामने सेट ऑफ होगा, वो सब कुछ आपको यहां पर एक टेबल के अंदर समराइज करके रखा हुआ है। इतना सही आपको पढ़ के जाना है, बस खत्म, और कोई कहानी नहीं करनी, बस सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस है, अगर अमालगमेशन वगैरह हुआ तो वो भी आपको इतने में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाहर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर समझो आगे, ये वाला लुक। सबसे पहले आपको यहां पर बोला गया है इंटर हेड एडजस्टमेंट्स, और यू कैन से यस, इंटर हेड एडजस्टमेंट्स, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस, 70 से 79 सब कुछ एक टेबल के अंदर। फाइन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हेड तो सैलरी होता है, बट सैलरी में आपको लॉस तो होने वाला है नहीं। डन, तो पहला हेड ऑब्वियसली किसका आएगा, हेड, फर्स्ट हेड वुड बी ऑब्वियसली हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, ठीक है, तो यहां पर अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो आपका करंट ईयर का जो लॉस है, करंट ईयर का लॉस, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो किसके सामने, या तो इंटर सोर्स या फिर इंटर हेड। तो पहले घर का मामला घर में निपटाने का, इंटर सोर्स। अगर इंटर सोर्स घर में नहीं निपटता है तो फिर बाहर जाने का, मतलब इंटर हेड। मतलब अगर हाउस 1 में आपको लॉस है और हाउस 2 में प्रॉफिट है तो पहले वो सेट ऑफ हो जाएगा, और फिर भी अगर लॉस बचता है तो फिर आप किसी और हेड की ओर देखोगे। सैलरी के सामने देख सकते हो, बिजनेस प्रोफेशन के सामने देख सकते हो, आईएफओएस के सामने देख सकते हो, कैपिटल गेन के सामने देख सकते हो, फिर आप किसी के भी घर जा सकते हो। पहले घर का मामला घर में सुलटाने का। ठीक है, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी है और सामने आपको दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है, तो आप इंटरनली पूरा का पूरा लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, पूरा का पूरा लॉस सेट ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको हाउस 1 में 2-3 लाख का लॉस है और हाउस 2 में आपको इनकम है 5 लाख की, तो ये आपका सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख को मैं 5.5 कर देता हूं, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ, फिर 550। तो यहां पर क्या होगा, ये 3 लाख का लॉस आपका 5 लाख के सामने उड़ जाएगा, और कितना हुआ, ये टोटल आपका 2.5 लाख की इनकम बनेगी। डन। या फिर मान लो ऐसा है कि आपका हाउस 1 में लॉस है 3 लाख का, हाउस 2 में आपका प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 1 लाख का, या फिर 50,000 का प्रॉफिट है। तो यहां पर क्या होगा कि आपका हाउस 1 का जो लॉस है, हाउस 2 पूरा का पूरा उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो 2,50,000 ये जो आपका लॉस निकला इधर, ये लॉस आप किसके सामने एडजस्ट कर पाओगे, ये आप लेके जा सकते हो पीजीबीपी के सामने, ये आप लेके जा सकते हो सैलरी के सामने, ये आप लेके जा सकते हो आईएफओएस के सामने, ये आप लेके जा सकते हो कैपिटल गेन के सामने। लेकिन कितना लेके जा सकते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 2 लाख, और 50,000 आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगले साल जब आप कैरी फॉरवर्ड, मतलब अगले असेसमेंट ईयर में आप उसको सेट ऑफ कर पाओगे। ठीक है, तो मैक्सिमम दूसरे हेड के सामने कितना होगा, अदर हेड। इधर कोई लिमिटेशन है क्या, नहीं। घर घर में घर का मामला कितना भी और निपटा तो कोई दिक्कत नहीं, घर के बाहर गए तो फिर 2 लाख तक सेट ऑफ मिलेगा। डन। अगर आपका लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया पूरा का पूरा, तो आप क्या करोगे, उसको आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। अब कैरी फॉरवर्ड लॉस हमेशा ध्यान रखना इंटर सोर्स ही हो सकता है, वो घर के बाहर नहीं जा सकता। मतलब आईएफएसपी का लॉस फ्यूचर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और के सामने नहीं। ओके, सो ये आईएफएच के सामने सेट ऑफ हुआ। सर कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल तक। ठीक है, ये जो प्रोविजन हमने पढ़ा, इट वॉज ऑल अबाउट ओल्ड रेजिम। लेकिन अगर आप नया रेजिम फॉलो कर रहे हो, कौन हो आप लोग, आप लोग हो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी, अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अगर आप कंसेशनल रेट ऑफ कर रहे हो 115 बीएससी, ठीक है, तो उस केस में लॉस अंडर आईएफएचपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम
घर के बाहर निकलने से मना कर दिया। और एक चीज आप याद रखना यहां पर कि 115 बीएससी के अंदर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट वैसे भी अलाउड नहीं है 24 बी में, बराबर। अगर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट अलाउड नहीं है तो एसओपी में तो लॉस होने का चांस ही गया। अब जो लॉस निकला वो किधर से निकला, लेट आउट प्रॉपर्टी का निकला। उसको भी बोल दिया कि ये घर के बाहर नहीं जाएगा भाई, ठीक है, ये घर के बाहर नहीं जाएगा, ये आपको घर में ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। और वो भी किसके सामने, दूसरी इनकम तो है ही नहीं अलाउड, हाउस 2 है तो ठीक है, अदरवाइज भूल जाओ। पता चला, अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो, आपको एक हाउस में लॉस है और आपके पास दूसरे हाउस में प्रॉफिट है H2 में, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, वरना भूल जाओ। देखो क्या बोला इधर, लॉस अंडर आईएफएसपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम, कोई दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एन अनएब्सॉर्ब्ड लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, भूल जाओ। आपको H1 में लॉस हुआ है और H2 नहीं है तो फॉरगेट, भूल जाओ आप लोग, कुछ नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है, समझे कि नहीं। पता चला, मान लो यहां पर ऐसा है, अभी जो हमारा एग्जांपल था ये फॉर एग्जांपल हाउस 1 है आपका 3 लाख, ठीक है, और हाउस 2 आपका 50,000 का प्रॉफिट है। अगर इस केस में आप लोग 115 बीएससी में होते तो आपका ये जो 2.5 लाख का लॉस है, अनएब्सॉर्ब्ड लॉस, ये क्या करना पड़ेगा आपको, कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, कुछ नहीं होगा, भूल जाओ, ना सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा। घर के बाहर तो जाने से मना कर दिया और आगे वाले साल में भी जाने से मना कर दिया। उसमें ऐसा वर्डिंग्स है 115 बीएससी में कि हैज बीन गिवन फुल इफेक्ट, ऐसा मान लो। अगर आप 115 बीएससी पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट नहीं है, फाइन। चलिए, तो आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर बोला है कंपनी फॉर्म अगर है तो क्या, और कंपनी फॉर्म है और वो चाहे कोई भी रेजिम क्यों ना ऑप्ट करती हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसेशनल या फिर ओल्ड रेजिम, कुछ भी हो आप लोग, लॉस अंडर आईएफएचपी अप टू 2 lakhs कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम एंड अनएब्सॉर्ब्ड लॉस विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट आईएफएचपी ओनली। 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो उस केस में नॉर्मल प्रोविजंस लागू रहेंगे हमारे। डन, सो आई होप आईएफएचपी इज क्लियर टू यू। डन, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। चलिए, अब बिजनेस प्रोफेशन की बात करें हम लोग तो सबसे पहले है नॉर्मल बिजनेस। देखो यहां पर हम लोग टोटल 4 चीजें डिस्कस करेंगे, नॉर्मल बिजनेस, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। ये 4 बिजनेस की हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले। तो पहली बात देखो, नॉर्मल बिजनेस जो है ना वो एकदम निर्दोष है, वो कहीं भी जा सकता है खाली सैलरी को छोड़ के। सर क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के सामने सेट ऑफ हो सकता है, आंसर इज यस। लेकिन बिजनेस का लॉस किसी के भी सामने सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। क्या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और बिजनेस का लॉस है, चलेगा, चलेगा। नॉर्मल बिजनेस के सामने नॉर्मल बिजनेस, वो तो घर का मामला हो गया। और घर में तो देखो, घर में तो ये कहीं भी जा सकते हैं। देखो ये स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट है ना, तो भी नॉर्मल बिजनेस सेट ऑफ हो जाएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के सामने नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दूसरे लॉस को एडजस्ट कर लेगा, ये भी दूसरे लॉस को एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तब वो किसी को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, वो बनेगा आत्मनिर्भर। समझे आप लोग, इधर ध्यान से समझना आप। नॉर्मल बिजनेस का लॉस आप किसी के भी सामने सेट ऑफ कर सकते हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी हो, नॉर्मल बिजनेस हो, स्पेक्युलेटिव हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो, या फिर आईएफओएस हो, किसी के भी सामने सेट ऑफ हो सकता है। समझे, यूनिवर्सल है ये, सैलरी को छोड़ के सबके साथ एडजस्ट हो सकता है ये। लेकिन अगर ये मान लो अनएब्जॉर्ब रह गया, सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो कैरी फॉरवर्ड होगा। और कैरी फॉरवर्ड में आपको बोला था कि घर का मामला घर में रहेगा, ठीक है। और घर में यहां पर 3
बिजनेसेस अलग अलग है, इस तीनों के सामने आप इसको फ्यूचर में सेट ऑफ भी कर सकते हो और 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आप लोग। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट इज स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस अगर है तो उसको स्पेकुलेटिव इनकम के सामने ही तुम सेट ऑफ कर पाओगे, उसको दूसरी इनकम एडजस्ट नहीं हो पाएगी भाई, और फ्यूचर में भी वो स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही जाएगा। मतलब ये बहुत खुदगर्ज है, आत्मनिर्भर है। और दूसरी बात देखना, ये बिजनेस का लॉस है उसको एडजस्ट कर सकता है, नॉर्मल बिजनेस का लॉस उसको आने दे सकता है, आईएफएचपी का लॉस है उसको भी आने दे सकता है, लेकिन अपना दुख किसी के नहीं बांटेगा। सबका दुख बांट रहा है लेकिन अपना दुख कहीं भी नहीं बांटेगा वो, ठीक है। आत्मनिर्भर, समझ में आया। एडजस्ट कर सकता है दूसरी लॉसेस को लेकिन खुद का लॉस किसी को नहीं दिखाएगा वो, फाइन। सेम वे स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35AD एंड स्पेसिफाइड बट नॉट एलिजिबल बिजनेस, ये मैंने आपको बिजनेस प्रोफेशन में समझाया था कि स्पेसिफाइड एंड बट नॉट एलिजिबल, राइट। जैसे मान लो 2 स्टार एंड अबव होटल आई थिंक 2009 के बाद अगर आपने करा है वो बिजनेस के अंदर तो स्पेसिफाइड एंड एलिजिबल दोनों है। लेकिन आपका कोई 2004 का होटल का बिजनेस है, 5 स्टार का है, बट वो स्पेसिफाइड नहीं है, सॉरी वो स्पेसिफाइड है बट एलिजिबल नहीं है, राइट। तो उसके सामने सेट ऑफ हो सकता था। मैंने आपको बिजनेस प्रोफेशन में चीज क्लियरली आपको वहां पर समझा के रखी है। तो उसका लॉस उसी के सामने सेट ऑफ होगा और कैरी फॉरवर्ड भी आपको सामने आगे उसी के सामने हो पाएगा। और एक चीज याद रखना, यहां पर इनडेफिनिट ईयर है, वरदान है इसको, अमर है ये, ठीक है। जब तक है जान चलता रहेगा ये आगे। डन। आगे ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, आपके पास घोड़े हैं, ठीक है, रेस के, उसको आप मेंटेन करते हो तो उसकी इनकम है आपके सामने है, और सामने उसी की इनकम के सामने सेट ऑफ हो सकते हैं कितने साल तक, 4 साल तक, फाइन, क्लियर। चलिए अब एक छोटा सा पॉइंट बिजनेस प्रोफेशन के बारे में है, लुक, यस, बिजनेस प्रोफेशन का 4 हमारा आइटम हो गया। अब रिहेबिलिटेशन ऑफ बिजनेस, अब ये क्या है, देखो, इफ देयर इज अ लॉस सस्टेन्ड इन अ बिजनेस व्हिच इज डिसकंटिन्यूड इन द सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 33B, अब वो क्या है अभी हमको देखना नहीं इतना, ठीक है। जैसे नेचुरल से फ्लड, टाइफून एटसेट्रा हो गया, मैनमेड फैक्टर्स, राइट्स वगैरह, सिविल डिस्टर्बेंस, जैसे अपना कोरोना अभी हो गया था वैसे, राइट, आपका बिजनेस बंद हो गया है। इफ सच बिजनेस इज रीएस्टैब्लिश्ड, रिकंस्ट्रक्टेड, रिवाइव्ड बाय द असेसी विद इन 3 years, 3 साल के अंदर आप उसको वापस रिवाइव कर देते हो फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, जिस साल में आपका बिजनेस बंद हुआ, जैसा 2001 में सुनामी आया था और 2001 में आपको पता हो गुजरात में भूकंप भी आया था, मान लो उस टाइम सब कुछ खत्म हो गया 26 जनवरी 2001 को, राइट। अब 26 जनवरी 2001 को वो बिजनेस मान लो आपका खत्म हो गया, तो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ कब, 31 मार्च 2001, 3 साल उसके बाद 2002, 3 एंड 4, उसमें अगर आपने उसको रिवाइव कर लिया, फाइन, तो 3 साल के अंदर आपने उसको रिवाइव कर लिया है बिजनेस को, ओके, देन such loss, the loss attributable to such businesses, such loss shall be allowed to be set off against any other business and can be carried forward for succeeding 7 assessment year, 7 साल तक आपको ये बेनिफिट इसका मिलेगा। अगर आपको कोई बिजनेस आपने डिसकंटिन्यू किया था फिर उसको आपने 3 साल के अंदर रिवाइव कर दिया, ओके, तो उस केस में आपको नेक्स्ट 7 years तक इसको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलेगा और करंट ईयर में आप इसको किसी के सामने सेट ऑफ भी कर पाओगे, ठीक, क्लियर हुआ। तो ये था एक छोटा सा प्रोविजन, रिहेबिलिएशन। उसके बाद कैपिटल गेन, सबसे आत्मनिर्भर कैपिटल गेन, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर आपका है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने ही सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो तो बहुत ही खुदगर्ज है, वो तो खुद एलटीसीजी ही चाहता है, उसको कुछ नहीं चाहिए। सर क्या ये कैपिटल गेन की इनकम के सामने क्या हम दूसरे लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज यस। आप बिजनेस का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, आप हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ कर सकते हो, बिजनेस में भी कौन सा, नॉर्मल वाला बिजनेस, हाँ, और आईएफओएस में अगर लॉस तो चांसेस बहुत रेयर है उसमें, ठीक है। तो उस केस में आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितने साल तक, 8 साल तक, डन। आईएफओएस में कोई अगर दूसरी इनकम है, ठीक है, उसके सामने आप सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजंस नहीं है अगर आईएफओएस में लॉस हुआ तो, डन।
फिर कुछ पॉइंट्स है यहां पर कि लॉस फ्रॉम द एग्जेम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। एग्रीकल्चर में आपको लॉस हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा आपको। पार्टनरशिप फॉर्म में आपको लॉस हो गया है और शेयरिंग, आपको लॉस का शेयरिंग मिला हो, उसको भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो एग्जेम्प्ट सोर्स का कोई भी लॉस है वो आप टैक्सेबल सोर्स के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैन ऑल्सो बी सेट ऑफ इवन इफ रिलेट्स टू द बिजनेस विच इज डिसकंटिन्यूड। मान लो मेरे दो बिजनेस है, बिजनेस 1 एंड बिजनेस 2। बिजनेस 1 मेरा डिसकंटिन्यू मैंने कर दिया, लॉस हो गया, मैंने उसको बंद कर दिया। अब ये बिजनेस बंद हो चुका है और उस साल में मैंने सेट ऑफ तो मारा उसको दूसरे बिजनेस के सामने, लेकिन अभी भी ये कैरी फॉरवर्ड चालू रहेगा। तो क्या मैं उसको आगे चल के भी सेट ऑफ कर सकता हूं? आंसर इज यस। ठीक है, बिजनेस आपका जो है वो चालू हो या बंद से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आपका डिसकंटिन्यूड बिजनेस हो गया तो भी आप उसको दूसरे बिजनेस के सामने सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बोला है फॉलोइंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। ध्यान रखना ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, पुराना चल रहा है वो सब कुछ। या फिर डेप्रिसिएशन इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ व्हाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर 115 बीएससी। मतलब अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हो, अब तो जैसे वो डिफॉल्ट ही हो गया है, बराबर है, लेकिन अगर 115 बीएससी में अगर आप आते हो तो उस केस में एसओपी का कोई लॉस आपका चला आ रहा है पुराना, उसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। अब उसको भूल जाना है आपको। स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई लॉस है तो उसको आप भूल जाओगे अब आगे, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट में टैक्स भर रहे हो उन्होंने बीएससी के अंदर, तो उसको फिर आप आगे बेनिफिट इसका नहीं ले पाओगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस की बात हो रही है यहां पर, करंट ईयर का लॉस नहीं है। ठीक है, क्योंकि करंट ईयर में अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हो तो आपको कुछ डिडक्शंस वैसे भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 दैट इज कंट्रीब्यूशन गिवन टू साइंटिफिक रिसर्च, वो भी आपको अलाउड नहीं होगा। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन गिवन वाला मैटर है, आपका खुद का बिजनेस नहीं है, उसका तो अलाउड है। ठीक, एन अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, बिकॉज नए रेजिम में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है। तो ड्यू टू दैट एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपका लॉस चला आ रहा है तो उसको भी आपको भूल जाना पड़ेगा, बाय बाय बोलना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो ये आपकी बेसिक प्रोविजंस है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की। स्पेकुलेटिव बिजनेस की बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा। किसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस? तो उसका हमने डिस्कशन बिजनेस प्रोफेशन में तो किया ही हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर कैसे देखो। अ बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज डीम्ड टू बी कैरिंग ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस। हम मान लेंगे कि ये बिजनेस स्पेकुलेटिव ही है। कौन से केस में? वेयर एनी पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी कंसिस्ट इन द परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। अगर आप दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज और सेल कर रहे हो तो हम उसको स्पेकुलेटिव मान लेंगे ऐसा। सच कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी कैरिड ऑन स्पेकुलेटिव बिजनेस टू द एक्सटेंट कहां तक? टू द एक्सटेंट टू विच बिजनेस कंसिस्ट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। मतलब अगर आपका परचेज एंड सेल भी आप कर रहे हो, ठीक है, दूसरी कंपनी का शेयर्स, तो उतना बिजनेस हम लोग क्या मान लेंगे? स्पेकुलेटिव मान लेंगे। मान लो आपका सिंह चने बेचने का बिजनेस है और आप परचेज सेल भी करते हो कंपनी के शेयर्स का, तो सिंह चना आपका नॉर्मल बिजनेस हो गया, और ये जो शेयर परचेज आप कर रहे हो ना, बाय एंड सेल बाय एंड सेल बाय एंड सेल, उसको हम क्या मान लेंगे? स्पेकुलेटिव मान लेंगे ऐसा। ठीक है, हाउएवर डीमिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई। एक्सेप्शन क्रिएट किया गया कि किसको हम लोग नहीं मान लेंगे। पहले तो क्या बोला कि ऐसा कोई भी करता है तो उसको स्पेकुलेशन मान लेंगे, फिर यहां पर डीमिंग प्रोविजन डज नॉट अप्लाई। किसको? A company whose GTI consists of mainly income chargeable under the heads IFHP, CG and IFOS। ऐसी कोई कंपनी जिसकी इनकम मेनली हाउस प्रॉपर्टी से आती हो, कैपिटल गेन से आती हो और IFOS से आती हो, मतलब बिजनेस नहीं है उसका। एक तो पहली वो कंपनी हो गई, ठीक है, दोस्त डू नॉट हैव बिजनेस सोर्स। द कंपनी द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ विच the business of trading in a shares, business of banking और granting loans and advances। एक तो जिसका मेन बिजनेस ट्रेडिंग है उसको हम लोग स्पेकुलेटिव नहीं मानेंगे, दूसरा जिसका बैंकिंग बिजनेस में है, और तीसरा है लोन्स एंड एडवांसेस देती है। Thus these companies would be exempted
फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, मतलब उसको हम डीमिंग प्रोविजन से बाहर रखेंगे, उसको स्पेकुलेशन नहीं मानेंगे। अकॉर्डिंगली इफ दिस कंपनी इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, दे वुड नॉट बी डीम्ड टू बी कैरिड ऑन स्पेकुलेशन बिजनेस। तो उस केस में हम उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं मानेंगे। ठीक है, जिसका मेन बिजनेस ट्रेडिंग है, जिसका मेन बैंकिंग का बिजनेस है, या फिर वो लोन एडवांस देते रहते हैं, उस केस में हम लोग उसको नहीं मानेंगे। समझ में आया भाई? क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पेशल केसेस, अगर अमालगमेशन हो जाता है तो क्या, डीमर्जर होता है तो क्या, उस केस में क्या प्रोविजंस है उसको देखते हैं। लुक, सबसे पहले यहां पर बोला है कि अगर अमालगमेटिंग कंपनी है, अमालगमेटिंग, ये अमालगमेटिंग कंपनी का लॉस है, मतलब जो कंपनी सेलिंग कंपनी है वो, ये कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? बाइंग कंपनी, जो नई कंपनी इमर्ज होकर आई है वो। कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? फुल, एक्सक्लूडिंग स्पेकुलेटिव लॉस। स्पेकुलेटिव लॉस को आप लोग नॉट टू बी कैरिड फॉरवर्ड, कौन सा? स्पेकुलेटिव। बाकी अब जितना लॉस बाकी है ना वो सब आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितना साल तक? फ्रेश 8 ईयर्स, 8 साल आपको मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस ऐसा करते हैं। ठीक है, लॉस मेकिंग कंपनी है ना उसको टेक ओवर कर लेते हैं, और अपने पास ह्यूज प्रॉफिट है और उसके पास बहुत सारा लॉस पड़ा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, उसको किस मर्जर कर दिया उसका, तो उसका लॉस का अब आपको बेनिफिट मिलेगा और फ्रेश 8 ईयर्स मिलेंगे आपको, नए 8 साल। ठीक, फिर आगे आपको बोला यहां पर अमालगमेटिंग वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी एंड अमालगमेटेड वन और मोर पब्लिक सेक्टर कंपनी। आपने देखा होगा यहां पर अभी बैंकिंग जैसे मर्जर हो ही रहा है सब कुछ। ठीक है, बैंक्स का सब पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर भी हो रहा है, तो उसके बारे में बात है। अमालगमेटिंग और स्वाइड पब्लिक सेक्टर कंपनी नाउ सीज टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी बाय ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे एयर इंडिया। ठीक है, अब वो क्या बन गई? टाटा। अमालगमेटेड कंपनी नई कंपनी है, लॉस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द डेट ऑन विच पब्लिक कंपनी सीज टू बी पब्लिक कंपनी। ठीक है, लॉस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द डेट ऑन विच पब्लिक कंपनी सीज टू बी पब्लिक कंपनी, मतलब जिस दिन वो पब्लिक कंपनी नहीं रही वहां तक का लॉस ही उसका रहेगा, उसके आगे वाला लॉस वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी और सामने सक्सेसर एलएलपी है, मतलब कंपनी कन्वर्ट हो गई किसमें? एलएलपी के अंदर। अब इसमें आपको याद रखना है, तो आप इसको इसको याद रखना, मैं आपको स्टार करके देता हूं। एक तो ये चीज, एक तो ये चीज, ये चीज, इसको इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। फिर बैंकिंग कंपनी भी ठीक है, जाने दो, फाइन। इसको नहीं, इसको भी इतना जरूरत नहीं है, चलेगा। फॉर्म अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरी कंपनी है और इंडिविजुअल फॉर्म में से बन गया वो क्या? कंपनी, या फिर प्राइवेट कंपनी आपकी थी वो क्या बन गई? एलएलपी बन गई। ठीक है, तो उस केस में भी आपको फ्रेश 8 ईयर्स तक बेनिफिट मिलेगा। अब आगे आते हैं हम लोग डीमर्ज कंपनी। अगर डीमर्ज कंपनी है और रिजल्टिंग कंपनी है तो उस केस में क्या होगा? फुल। अगर ये लॉस है, ये डायरेक्टली रिजल्टिंग कंपनी का ही एट्रीब्यूटेबल है। ठीक है, मान लो जैसे रिलायंस है और जियो अपना है, जियो धन धनाधन। ठीक है, अब मान लो रिलायंस ने अपनी कंपनी से जियो को अलग कर दिया और नई कंपनी बनाई, जैसे भाई जुग जुग जियो लिमिटेड फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मान लो उसका जो लॉस है, ये जो यहां पर लॉस हुआ है, मान लो कंप्लीटली वो जियो का ही है। ठीक है, तो उस केस में जियो उसको पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन मान लो ऐसे आइडेंटिफिएबल नहीं है कि लॉस किसका है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, जितना आपने नेटवर्क ट्रांसफर किया है उस रेशियो में प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा उसको भी। ठीक है, फुल इफ डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिजल्टिंग कंपनी, और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में प्रोपोर्शनेट किया जाएगा। अगेन स्पेकुलेटिव लॉस को हम सेट ऑफ आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। और यहां पर एक चीज याद रखना, बैलेंस पीरियड है खाली। क्या है? बैलेंस पीरियड है यहां पर, फ्रेश 8 ईयर्स नहीं मिलेंगे। 3 साल बाकी तो 3 साल ही मिलेगा रिजल्टिंग कंपनी को भी। ठीक है, डीमर्ज कोऑपरेटिव बैंक के सामने है रिजल्टिंग कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अमालगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक के सामने अमालगमेटिंग कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। देख लेना एक बार इसको, फाइन। चलिए अब आगे देखो,
अब जो हमने ऊपर पढ़ा अमालगमेशन, डीमर्जर वगैरह, उसके रिगार्डिंग कुछ कंडीशंस है। क्या क्या है? अमालगमेशन, लुक, वेयर देयर हैज बीन amalgamation of a company owing an industrial undertaking or a ship or hotel with the other company, amalgamation of banking company with a specified bank, or public sector company engaged in a business of operation of aircraft। ये तीन बिजनेस की बात हुई यहाँ पर। एक तो शिप वाला हो गया, दूसरा बैंकिंग कंपनी वाला हो गया, और पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इस बिजनेस में है। द accumulated loss not being speculative loss and unabsorbed depreciation of the amalgamating company shall be deemed to be the loss or depreciation of, as the case may be, of the amalgamated company। देखो deemed to be बोल दिया है, मतलब आपका जो है सब अब हमारा हुआ ऐसा, ठीक है। फॉर द प्रीवियस ईयर, ऐसे वर्डिंग्स है, इसकी वजह से यहां पर ये मीनिंग निकलता है कि फ्रेश 8 इयर्स मिलेगा, मतलब जिस साल में अमलगमेशन हुआ उसी साल में आपको लॉस हुआ, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और आपको पता है जिस साल में लॉस हुआ है वहां से आपको 8 साल वैसे भी मिल रहे हैं। इस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, कंडीशन क्या क्या है देखो। द अमलगमेटिंग कंपनी शुड हैव बीन एंगेज इन अ बिजनेस इन विच accumulated loss occurred or depreciation remains unabsorbed for 3 years or more। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने कंपनी बनाई, भयंकर लॉस कर लिया और इसको अमलगमेट कर दिया। एटलीस्ट 3 साल उसके हो जाने चाहिए, 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए। अमलगमेटिंग कंपनी is continuously as on the date of amalgamation at least 3/4 of the book value of the fixed assets held it 2 years prior to the date of amalgamation। मतलब अमलगमेटिंग जो कंपनी है ना, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 3/4 बुक वैल्यू को, जो असेट है उसको उतनी वैल्यू को कंसीडर करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी असेट्स भी रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज आपने कंपनी लिया सारी असेट बेच दिया। ओके, लुक, कंपनी हैज हेल्ड कंटिन्यूअसली कितना साल, 2 इयर्स प्रायर टू द डेट ऑफ अमलगमेशन। जितना उसका फिक्स असेट है उसका 3/4 आपको यहां पर कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। पिछले 2 सालों में जितनी भी फिक्स असेट आपकी पड़ी हुई है उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से 75%, 3/4 मतलब क्या हुआ, 75% वैल्यू आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा नई कंपनी के अंदर, मतलब उतनी एसेट आपको एक्वायर करनी पड़ेगी। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय अमलगमेटिंग कंपनी क्या बोलता है, द अमलगमेटेड कंपनी शुड होल्ड एटलीस्ट 3/4 इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट्स। ओके, आई थिंक इट शुड बी, यस, यहां पर आना चाहिए अमलगमेटेड। Amalgamating and amalgamated, amalgamating companies would have been, it should be amalgamated company, yes। The amalgamated company should be hold at least 3/4 in the book value of the fixed asset। 75% book value आपको होल्ड करके रखना है असेट का, ठीक है। कितना साल, 5 साल मिनिमम फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ अमलगमेशन। आगे बोला है अमलगमेटेड कंपनी कंटिन्यूस द बिजनेस ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी फॉर 5 इयर्स। आपको बिजनेस भी कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस उसका बंद कर दिया खाली लॉस के लिए आप लोग कर रहे हो ऐसा, ठीक है। अदर कंडीशंस फॉर द रिवाइवल ऑफ द बिजनेस ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी टू एंश्योर दैट द अमलगमेशन इज जेन्युइन बिजनेस पर्पस। देखो जनरली गवर्नमेंट वही चाहती है कि भाई कोई कंपनी लॉस मेकिंग है उसको आप अमलगमेटिंग करो, अमलगमेशन कर दो उसका, और उसको रिवाइव करने का ट्राई करो, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि बिजनेस बंद हो जाए, क्योंकि अगर वो कोई कंपनी बंद हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है, तो उसके साथ जुड़े हुए लाखों लोगों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। द अमलगमेटेड कंपनी शैल अचीव द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एटलीस्ट 50% of the installed capacity of the said undertaking before the end of 4 years। 4 साल में आपको एटलीस्ट 50% कैपेसिटी जितना बिजनेस तो चालू कर ही देना है आपका, ठीक है। कंटिन्यू टू मेंटेन द सेड मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन टिल द एंड ऑफ 5 years from the date of amalgamation। The amalgamated company shall furnish AO the certificate। अब देखो ये सारी चीजें ना आप खाली एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, एक बार खाली गो थ्रू करना। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दे शुड गो विद दिस कंडीशंस एंड ऑल, ठीक है। क्वेश्चन में दे शुड मेंशन के इट इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस ऑफ अमलगमेशन एंड ऑल, फाइन। In case of non-fulfillment of condition that the part of carry forward or an unabsorbed depreciation, क्या बोलता है ये आगे,
carry forward loss and unabsorbed depreciation remaining to be utilized by the amalgamate company shall lapse, and such loss or depreciation as has been set off and shall be treated as income in the year in which there is a failure to fulfill the conditions. आपने जितना सेट ऑफ करा वो सारा आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा. ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं डीमर्जर की ओर. वेयर देयर हैज बीन डीमर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग, डीमर्जर हो गया है, ओके, द accumulated लॉस ऑफ द unabsorbed depreciation directly attributable, जो मैंने आपको बता दिया वो, और अगर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो क्या करेंगे, उसको प्रोपोर्शनेट करेंगे. सिंपल, वैल्यू ऑफ द असेट जितना नेटवर्क जितना ट्रांसफर हुआ है उसके हिसाब से वो रहेगा. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, अ फर्म इज सक्सीडेड बाय द कंपनी, ये हमने पढ़ा था कैपिटल गेन के अंदर, उस केस में वो ट्रांसफर एग्जेम्प्ट होता है. सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न इज सक्सीडेड बाय कंपनी, कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो कंपनी बन गया, या फिर कोई फॉर्म है अगर वो कंपनी बन गया, उस केस में क्या होता था, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होता था. देन accumulated business loss of the and the unabsorbed depreciation of the firm or proprietary concern, as the case may be, shall be deemed to be the loss or depreciation allowance. ये अभी जो मैंने आपको बताया वो deemed to be the previous year, ऐसे वर्डिंग्स है, इससे पता चलता है फ्रेश 8 years मिलेंगे आपको. ठीक है. In case of non fulfillment of the conditions laid down in corresponding subsection so and so of the section 47, जो हमने कैपिटल गेन में डिस्कस किया हुआ है, द सेट ऑफ लॉस और अलाउंसेस ऑफ द डेप्रिसिएशन मेड इन एनी प्रीवियस ईयर इन द हैंड्स ऑफ सक्सेसर कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम, तो आपकी इनकम मान लिया जाएगा. ठीक है, चलिए आगे है कन्वर्जन. अगर आपका कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, तो और आपने इसको एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया है, देन द सक्सेसर एलएलपी वुड बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द बिजनेस लॉसेस. अगर वो कंडीशन फुलफिल करने में फेल हुए तो उस केस में जिस साल में जितना आपने अब तक लॉस सेट ऑफ मारा है वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा. ठीक है, देखो ज्यादा इसको लोड मत लेना, सिंपल से एक बार पढ़ लेना. अगर ऐसा बोलेगा तो क्वेश्चन वो क्लियरली बोलेगा आपको कि भाई पिछले 3 सालों में इसने इतना सेट ऑफ मारा हुआ है और इस साल में कंडीशन उसने वायलेट किया है, तो बताओ क्या करेंगे. कोई बात नहीं, इस साल में उसको इनकम में ट्रीट कर लेंगे. फाइन, चलिए 78 बोल रहा है लॉस इन केस ऑफ चेंज इन ए कॉन्स्टिट्यूशन और सक्सेशन. क्या होता है देखो, चेंज इन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, द लॉस प्रोपोर्शनेट टू द शेयर ऑफ रिटायर्ड और डिसीज्ड पार्टनर कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड. उतना लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे. कॉन्स्टिट्यूशन पता है ना आपको, पार्टनरशिप चीज मतलब कोई गया या फिर ऊपर गया या फिर छोड़ के गया फर्म, 2 केस हो सकता है. However, no restrictions on carry forward of the unabsorbed depreciation. आप डेप्रिशिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन वो रिटायर्ड पार्टनर जो गया है या फिर जो पार्टनर ऊपर गया है उसका जितना शेयरिंग है उतना लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे आपको. ठीक है, वो साथ में ऊपर लेके जाएगा. आप समझे. आगे सक्सेशन अदरवाइज देन बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस नहीं है. ठीक है, इट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड बाय द सक्सेसर. अगर इनहेरिटेंस होता तो कर सकते, हाँ कर सकते. ठीक है, सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस, बाप का बिजनेस बेटा संभाल रहा है, इनहेरिटेंस अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड बाय द लीगल हेयर्स इवन इफ लीगल हेयर्स कॉन्स्टिट्यूट देमसेल्फ एज अ पार्टनरशिप फर्म, द फर्म कैन कैरी फॉरवर्ड. मतलब मान लो कि किसी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कोई मान लो मिस्टर एक्स है, उसके 3 बेटे हैं. ठीक है, एबीसी. अब इन तीनों ने क्या किया कि भाई अलग अलग से बिजनेस मैनेज करने से अच्छा एक काम करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना देते हैं और पापा का बिजनेस कंटिन्यू करते हैं. तो अब यहां पर क्या ये पार्टनरशिप फर्म कैरी फॉरवर्ड कर सकती है क्या? आंसर इज यस. अगर ये लीगल है एक फर्म बनाकर उस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म भी इस बिजनेस को सेट ऑफ कर सकती है, आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट है. डन. आगे set off and carry forward carry forward and set off of the losses in case of closely held companies, पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की यहां पर बात हो रही है. ओके, लोग क्या बोलता है ये. चलिए अब ध्यान दो इधर, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ 79 वाली बात कर लेते हमने.
क्लोजली हेल्ड कंपनीज की बात करिए, यहां पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज नॉट बीइंग एलिजिबल स्टार्टअप, उसके लिए थोड़ा सा प्रोविजन में चेंज है. लॉस ऑफ एनी ईयर prior to the previous year cannot be set off against income of previous year or carried forward if change in shareholding takes place in closely held companies. मतलब अगर आपके मालिक बदल जाते हैं तो उस केस में ये रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा, सेट ऑफ करने को नहीं मिलेगा. अनलेस मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि कितना बदलाव चलेगा. ठीक है, 51% or more of the voting power beneficially held by the persons are same. एटलीस्ट 51% लोग सेम होने चाहिए. बदलाव आया तो ठीक है, चलेगा, लेकिन 51% से ज्यादा बदलाव नहीं चाहिए, वो लोग सेम होने चाहिए. ऑन द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2025 हमारा प्रीवियस ईयर, एंड द लास्ट डे ऑफ ईयर और ईयर इन विच लॉस इज इनकर्ड, या फिर जिस साल में लॉस हुआ है. ओके, मतलब क्या बोलना चाहते हैं, देखो लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब अपने केस में अभी जो बात करी वो क्या है. ओ समझे ध्यान से थोड़ा सा, ये 31 मार्च 25 और मान लो लॉस हुआ है 31 मार्च 23 वाले ईयर में. तो यहां पर यह बोला है कि जिस साल में लॉस हुआ है वो 31 मार्च 23, इसकी बात हो रही है. ये और ये दोनों सेम होने चाहिए. 51% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर बेनिफिशियली हेल्ड बाय द पर्संस आर सेम ऑन द बोथ द डेज. 31 मार्च 25 को भी वो लोग होने चाहिए जो लोग 31 मार्च 23 को थे. वो जिस साल में लॉस हुआ ना, वो लोग इधर भी होने चाहिए आज भी, तो भी आपको इसी साल में लॉस सेट ऑफ करने को मिलेगा. मतलब फिनेंशियल ईयर 2022-23 में आपको लॉस हुआ है, उस टाइम मान लो जो भी शेयर होल्डर्स थे ना, उसके एटलीस्ट 51% आपको 31 मार्च 25 को भी चाहिए, तभी आप 24-25 में उस लॉस को सेट ऑफ कर पाओगे, अदरवाइज सेट ऑफ नहीं कर पाओगे. समझे, ऐसा प्रोविजन है ये. अभी मैं आपको एक क्वेश्चन इसी के साथ ही करवा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इससे. ठीक है, दूसरा आपको बोला क्लोजली हेल्ड कंपनी बीइंग एलिजिबल स्टार्टअप, जो आपको बताया था मैंने, उसके लिए थोड़े से प्रोविजन में बदलाव है. क्या बोलता है, रिफर टू इन सेक्शन 80 ISC द लॉस ऑफ एनी ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर allowed set off against the income of previous year or carried forward only if 51% or more of the voting power, ये तो अपने जो बात करी थी वो सेम हो गया, और एक्स्ट्रा उसने जोड़ दिया. क्या बोला है, if all the shareholders held shares carrying the voting power are the same on the last day of previous year, on the last day of year in which loss is incurred, and such loss incurred during the पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, 10 साल के अंदर ये लॉस होना चाहिए. फिर आपको यहां पर आगे एक चीज और बोली है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस. मान लो आपको बोला था भाई 51% लोग सेम रहने चाहिए, लेकिन मान लो कोई शेयर होल्डर की डेथ हो गई, मर गया बेचारा, डेथ, या फिर उसने अपने शेयर्स किसी को गिफ्ट में दे दिए, तो खाली नाम बदला. ठीक है, an Indian company being a subsidiary of the foreign company as a result of the amalgamation or demerger of the foreign company, and at least 51% of the shareholders continue in the new company. amalgamation हो गया, कोई shareholders था, वो कंपनी थी और उसका amalgamation हो गया वैसे. ओके, और उसके बाद और एक एक्सेप्शन है, द चेंज इन शेयर होल्डिंग टेक्स प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन प्लान IBC के अंदर, तो भी ये चलेगा, तो भी अलाउड है. मतलब तो भी 51% अगर अपना कंटिन्यू नहीं करते तो भी चलेगा ये. चेंज इन सब्सिडी टेक्स प्लेस टू ए कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच सब्सिडरी. ठीक है, एक बार खाली इसको पढ़ लेना. 242 अगर आपको पता तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला ये कुछ प्रोविजंस उसका है. डन, चलिए आगे. सेक्शन 79A, ये क्या बोल रहा है, नो सेट ऑफ द लॉसेस अगेंस्ट द अनडिस्क्लोज इनकम. ओके सॉरी, रुक जाओ, मुझे आपको इसका क्वेश्चन भी करवा देना है.
सो दैट यू कैन गेट क्लियरिटी। 79 का, रुक जाओ, चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन पे आ जाओ, एक क्वेश्चन इसका भी कर ही लेते हैं। अरे यार क्या हो रहा है। क्वेश्चन 10 देखो, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, a private limited company has share capital in form of equity share capital. The shares were held up till 31st March 2023 by 4 members A, B, C and D equally। 4 लोग थे। 23 मार्च, सॉरी 31st मार्च 2023 की बात हो रही है यहाँ पर। The company made losses or profit for the past 3 assessment year are as follows। पिछले 3 सालों का लेखा जोखा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। Assessment year 21-22, 22-23 and 23-24। बिजनेस नील नील, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है इतना, और टोटल आपको 15, 12, 18 और 45 इस तरह से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। द अबव फिगर्स हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट। उसने बोला ठीक है, तुमने जो बोला वो हम मान लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 ए सोल्ड हिज शेयर्स टू वाई। एबीसीडी थे, उसमें से कौन आ गया, वाई आ गया, ए निकल गया। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st मार्च 2025 बी सोल्ड हिज शेयर टू जेड। अब देखो इसका पूरा हिसाब मैंने आपको यहां पर समझाया है। देखो कैसा है कि 31st मार्च 2023 जिस साल में आपको लॉस हुआ ये, ठीक है, 31st मार्च 2023 दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24, 9 लाख का आपका बिजनेस लॉस है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन आपका है 9 लाख का, टोटल आपका 18 लाख का लॉस है। अपने बात करो 2 तारीख हमने बोली थी, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो अभी हमारा प्रीवियस ईयर है 2024-25, तो उसका 31st मार्च 25, और लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लॉस इज इनकर्ड, तो लॉस यहां पर इनकर हुआ है असेसमेंट ईयर 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर 2022-23 में। तो यही है, देखो एज ऑन 31st मार्च 2023 उस दिन ये 4 लोग थे, ए, बी, सी और डी थे, ठीक है। अब 24-25 में क्या हुआ है, 31st मार्च 2025 को बी, सी, डी और वाई ये 4 जने थे, ए निकल गया, ठीक है। और 31st मार्च 2025 को क्या हो गया, सी और डी बचे हैं और वाई और जेड नए आ गए। ऐसा सिनारियो है। फाइन, लुक द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 2 years आर एज फॉलोज। 31st मार्च 2024 मतलब 23-24 का प्रॉफिट दिया है और 24-25 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 18 लाख और 45 लाख। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर 25-26। ऐसा सिनारियो है, पहले ए छोड़ के गया, फिर बी छोड़ के गया है, ए के बदले वाई आया और बी के बदले कौन आया, जेड आया, ऐसा यहां पर है। लुक द सेक्शन 79 प्रोवाइड्स इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी नो लॉस इनकर्ड इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी कैरीड फॉरवर्ड। आप उसको नहीं कर सकते, कौन से केस में, अगर आपके 50% से ज्यादा, मतलब इट इज 51% आपके पुराने शेयर होल्डर्स होने चाहिए। कौन से ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लॉस इज sought टू बी सेट ऑफ बाय द शेयर होल्डर्स who beneficially held the shares carrying at least 51% of the voting power on the last day of the previous year in which the loss was incurred। जिस साल में लॉस हुआ उसका लास्ट डे और जिस साल में आपको सेट ऑफ करना है उसका लास्ट डे, राइट। तो अपने यहां पर लॉस हुआ है यस देखो अपने यहां पर चेक करना, देखो टैक्सेबल बिजनेस इनकम 25-26 का अपने को बोला है, 23-24 में इतना हमारा प्रॉफिट है और 24-25 फाइनेंशियल ईयर है। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए थोड़ा सा और देखो मैं इसको क्लेरिफाई करता हूं। मैटर क्या है ये पूरा समझ लो पहले।
अपने पास 2024, 23, 24 और 2024, 25 ये 2 साल है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेना। इसमें को प्रॉफिट हुआ है 18 लाख और 45 लाख का। चलो 18 लाख एंड 45 लाख, 18 लाख और 45 लाख का। अब यहां पर 2023-24 असेसमेंट ईयर है, तो प्रीवियस ईयर हुआ 22-23, 31 मार्च 23 देखा जाएगा। जिस साल में लॉस हुआ उसका लास्ट डे और जिस साल में आपको सेट ऑफ करना है उसका लास्ट डे, राइट। उस साल में आपको बिजनेस लॉस था 9 लाख रुपए का। कितना था? 9 लाख रुपए का। अब यहां पर मुझे यह देखना है कि 2022-23 जिस साल में आपको लॉस हुआ है उसका लास्ट डे 31 मार्च 23। उस दिन ए, बी, सी और डी ये 4 जने उसके अंदर शेयर होल्डर्स थे। अब इसका लॉस हुआ, इस साल में लॉस हुआ है आपको कितना? 9 लाख का बिजनेस लॉस है और 9 लाख का डेप्रिसिएशन है। बिजनेस लॉस है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। अब 31 मार्च 2024, 31 मार्च 24 इस साल में आपको सेट ऑफ करना है इसको। तो उस दिन कौन था? उस दिन था बी, सी, डी एंड वाई के एक्स कौन था? वाई आया था। यस, वाई वॉज इंट्रोड्यूस। तो वाई, ये 4 जने थे। मतलब यहां पर ये 3 जने कंटिन्यू किए हैं। 75% ये रहे, 51% से ज्यादा है। लास्ट डे जिसमें लॉस हुआ है और लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें आपको सेट ऑफ करना है। अब आपके पास यहां पर 18 लाख की इनकम है। 18 लाख की इनकम के सामने आपका सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 9 लाख रुपए सेट ऑफ हो जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस उड़ जाएगा, तो बचा कितना? और 9 लाख बचा। उसके सामने आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन चला जाएगा 9 लाख रुपए, तो आपकी इनकम हो गई नील। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं अपने इधर 2024-25, 31 मार्च 25 उस दिन सी, डी, वाई और जेड ये थे। मतलब ये पुराना जो लॉस चल रहा था ना, पुराना जो लॉस, उसमें सब 2 ही जने बचे, मतलब 50% ही बचा है, 51% से कम बचा है। तो अगर यहां पर इस साल का कोई लॉस होता 2022-23 का, तो ये लॉस में यहां पर सेट ऑफ नहीं कर पाता। लेकिन शुक्र मनाओ कि आपका लॉस इधर ही खत्म हो गया है, आगे कुछ बचा ही नहीं हो। लेकिन सर यहां पर अभी भी ये कुछ चीजें है अपने पास। देखो ये क्या है? ये तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इज गवर्न बाय सेक्शन 32 एंड नॉट बाय दिस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड प्रोविजंस। ठीक है, तो उसको 79 नहीं लगता। तो असेसमेंट ईयर 25-26 और अपना फाइनेंशियल 24-25 में 9 लाख तो अनएब्सॉर्ब सेट ऑफ हो गया है, बाकी बचा 27 लाख भी आप सेट ऑफ कर पाओगे। तो उसका मैंने आपको कंपटीशन यहां पर दिया हुआ है। देखो ये रहा पूरा करंट ईयर डेप्रिसिएशन गया, फिर ये अनएब्सॉर्ब पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको सेट ऑफ कर पाओगे। डन। ठीक है, तो ये यहां पर आपको मुझे समझाना था। अब आखिरी बचा कुचा प्रोविजंस उसको खत्म कर देते पहले। सेक्शन 79 ए क्या बोलता है? नो सेट ऑफ द लॉसेस अगेंस्ट अनडिस्क्लोज इनकम ब्रॉट टू टैक्स कंसिक्वेंट टू सर्च, रिक्विजिशन और सर्वे। मतलब अगर आपका कोई सर्च वगैरह हुआ है और उसमें आपका कोई इनकम आई है, तो उसके सामने कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, या फिर आपका कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, दोनों को मना कर दिया इसके अंदर। अब अनडिस्क्लोज इनकम क्या है वो ठीक है, हम लोग एक बार समझ लेंगे बाद में। फिर क्लियर, अभी इतना तो ये प्रोविजन था कि उसके सामने कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। फिर जो मेन प्रोविजन है सेक्शन 80 अगेन, सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉसेस। अगर आपको अपना बिजनेस लॉस बहुत प्यारा है और आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, वो दी विद इन ड्यू डेट।
ITR आपको फाइल करना पड़ेगा विद इन अ ड्यू डेट, आपको फाइल करना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं किया ऐसा, नॉन फाइलिंग अगर है आपका विद इन टाइम, तो बिजनेस लॉस आपको सेट ऑफ नहीं होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस गया, स्पेसिफाइड बिजनेस गया, कैपिटल गेन गया, रेसोस गया, ये सब गया। लेकिन IFHP का लॉस आपका, अगर आपने ITR फाइल नहीं किया ना, फिर भी वो कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आप लोग। IFHP है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वगैरह, ये दोनों को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे अगर आपने ITR फाइल नहीं किया है फिर भी। ठीक है, सो ये हमारे हो गया है बिजनेस प्रोविजन, सॉरी लॉस और सेट ऑफ के प्रोविजंस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे इसको। फाइन, सो आई होप आपकी तैयारी तो बहुत चली रही होगी अच्छे से। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ वीडियोस मान लो अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहे, कुछ लोगों की कंप्लेन ऐसी भी देखी सर बहुत ऐड आती है यूट्यूब के अंदर, तो उस केस में वो वीडियोस मैंने अपनी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल रखे हुए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करना है। दूसरा कि ये जो सिंप्लीफाइड अपना है बुक, उसका मैंने आपको पूरा PDF मेरी टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक में यहाँ पर नीचे सॉरी उसका लिंक वगैरह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखा है। ठीक है, सो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करना ना भूलें, ताकि उसको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, फाइन, चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन करेंगे।